जब भी मेडिकल फील्ड की बात आती है तो माँ बाप के हमेशा लब पर एक सवाल होता है, क्या मेरे बच्चे जो हैं वो अगर डॉक्टर नहीं बने तो फिर क्या होगा, मेरी बेटी मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बना तो फिर क्या होगा, वो कुछ कर पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे कैरियर के क्वेश्चंस जो हैं वो पॉपअप हो रहे होते हैं। मेडिकल फील्ड और कौन कौन सी फील्ड है ऐसी मेडिकल फील्ड के अंदर जो अपॉर्चुनिटी देती है मेडिकल स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने की। ऐसे बहुत सारे सवालात माँ बाप के जहन में भी होते हैं और गाए बगाए वो लोगों से पूछ भी रहे होते हैं। इन सब के सवालों के जवाबात के लिए आज हम आपकी कुछ मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ अपने कैरियर के अंदर सक्सेस हासिल की, एक डॉक्टर भी हैं, साथ में MBA भी किया है और उसके साथ साथ PhD भी हैं हेल्थ केयर के अंदर। तो वो कैसे आगे बढ़े, अपनी जर्नी को लेके कैसे चले और क्या तरीक़ेकार हो सकता है कि मेडिकल डॉक्टर्स के पास कौन से और ऑप्शन भी होते हैं जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अस्मा फैसल से और इनसे जानेंगे और समझेंगे कि करियर में मेडिकल साइड के ऊपर भी और जो मेडिकल नहीं भी कर रहा है उसके पास क्या क्या ऑप्शन है आगे सक्सेस हासिल करने के और बढ़ने के। आइए मुलाकात करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अस्मा फैसल, डीन है मैनेजमेंट साइंसेस की, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड हेल्थ मैनेजमेंट की डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्मा टाइम निकालने का कामयाबी का सफ़र के लिए। अमेजिंग जर्नी, लेकिन बड़ा चैलेंज होता है शुरू से लेके अब तक कि आप एक मैनेजमेंट रोल की तरफ बढ़ रहे हो। क्या सोचा था कि आपने जब MBBS के दौरान आप पढ़ रहे थे कि हम किसी ऐसे इदारे को लीड कर रहे होंगे और एक नए जहद के ऊपर काम कर रहे होंगे? क्या इनिशियली जर्नी में शुरू में सोचा था, आइडिया आया था ऐसा? नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा कोई आइडिया नहीं था। जिस ज़माने में मैं डॉक्टर बनी थी, मैं आपको ये लेट 80s और अर्ली 90s की बात बता रही हूँ। मेरा ख्याल है आप तो पैदा भी नहीं होंगे उसमें। लेकिन ये है कि आपको ट्रस्ट में उस वक्त जो है ना बिल्कुल नहीं सोचा था। उस वक्त पेरेंट्स के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते थे कि उनकी बेटी या तो डॉक्टर बन जाए और अगर वो नहीं बनती तो BA करके शादी कर देते हैं, और दैट वाज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। तो अब जिन बच्चियों को पढ़ने लिखने का शौक़ था तो वो पढ़ती लिखती थी। अब हमने देखा कि हमारी जो बड़ी बहन है वो भी MBBS कर रही हैं, DMC से कर रही हैं, तो हमारे पास तो ऑप्शन भी था ही नहीं ना। हमें तो उन्होंने कहा कि भाई आपने भी डॉक्टर ही बनना है। तो हम लग गए उसमें। अच्छा, उस ज़माने में कौन सा हमारे पास मोबाइल, यूट्यूब, ये चीज़ें तो होती नहीं थी, कंप्यूटर भी नहीं था। तो हम तो वही किताबें, मोटी मोटी किताबें, इतनी बड़ी बड़ी एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, ये सब चीज़ें की जो हमारी मोटी मोटी किताबें थी, और हम वो लाइब्रेरी से इशू कराते थे और उसके बाद लड़ाई भी होती थी, हम बोन्स भी इशू कराते थे, उसके बाद हमें 1 हफ्ते में वापस करनी होती थी। तो वो एक एरा ही फ़र्क था। वहाँ उस ज़माने के जो लोग हैं ना वो किताबें पढ़ते थे। तो आज भी आप नोट करें, मेरे पास आपको किताबें नज़र आएंगी। मतलब अब मेरे पास कंप्यूटर भी है, सब कुछ है, लेकिन मैं ट्रेन नहीं हूँ। तो मुझे जो है किताबें ही बहुत अच्छी लगती हैं। इवन अगर मैं पढ़ रही होती तो ई-बुक्स ही पढ़ रही होती हूँ। तो वो एक स्ट्रगल और थी। 5 साल MBBS के वो थी, पता भी नहीं था कि क्या करना है, बस ऑप्शन ही नहीं था ना। बस तुमने डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बनने के बाद जो है उसके बाद हमने कहा अस्पताल में काम करना है। पहले तो हमने हाउस जॉब किया। हाउस जॉब में बड़ी टफ हाउस जॉब, जना अस्पताल में हाउस जॉब करी हमने 2 साल, हमने 1 साल की हाउस जॉब करी हमने। उसके बाद हाउस जॉब करने के बाद हमने कहा भाई अब तो गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। भाई अगर फीमेल हैं तो आपको सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। ये तो ख्याल ही नहीं था कि फीमेल सर्जन्स भी होती हैं, फीमेल जो है वो ऑर्थोपेडिक्स में भी जा सकती हैं, फीमेल साइकेट्री में भी जा सकती हैं जी। मतलब उस ज़माने में माँ बाप को लगता था कि अगर फीमेल बच्ची है और हमने डॉक्टर बना दी है तो वो तो गायनी एंड ऑब्स की ही वो बनेगी। तो हमने जी गायनी ऑब्स में रजिस्ट्रारशिप पकड़ ली हमने। फिर हमने MCPS की तैयारी शुरू कर दी, FCPS की तैयारी शुरू कर दी। ये सब काम चलता रहा। तो और उसके बाद दरमियान में डोमेस्टिक होता है, शादी भी हो जाती है। फिर हमारी शादी भी हो गई और हमारे जो हैं तो थोड़ा सा गैप आ गया। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो फैमिली मिली उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ थी वो गायनेकोलॉजिस्ट थी। उन्होंने कहा कि भाई बेटा तुम फिक्र ना करो, तुमने पढ़ना है, बस तुमने पढ़ना है। फिर हम जी लग पड़े। हमने यहाँ तक कि हमने USMLE भी ट्राई किया। ऐसा नहीं था हमें, क्योंकि उस ज़माने में भी ख्याल आया कि भाई सब USMLE करके जो बाहर चले जाते हैं। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ही
फोकस किया। फिर पाकिस्तान को फोकस करने के बाद बड़ी प्रैक्टिस की, गायनी एंड ऑब्स में सब कुछ किया। और उसके बाद अगर आप और सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि फिर 8-9 साल गायनी की प्रैक्टिस करने के बाद अचानक से एक दिन ख्याल आया, अस्पतालों में जाना, अस्पतालों के सिस्टम्स को देखना, बहुत सारे गैप्स नज़र आए। चूँकि मेरी अपनी फैमिली का एक हॉस्पिटल भी था, तो इसका मतलब है कि फ्रॉम द जॉब टू द ओनर्स फैमिली मेंबर, हिसाब लगाया कि देर आर सो मैनी एरियाज जो इम्प्रूव करने, सिस्टम्स डेवलपमेंट करनी है, एचआर को किस तरह मैनेज करना है, हाउस कीपिंग को किस तरह मैनेज करना है, ऑपरेशन थिएटर को कैसे, ओटी को कैसे, सिस्टम डेवलपमेंट में बड़े गैप्स नज़र आए। तो फिर लगा कि यार आपको तो कुछ और भी आना चाहिए। सिर्फ मरीज, मैं, मेरा मरीज और मेरा 6x6 का क्यूबिकल माइंडसेट से काम नहीं चलेगा। इट हैज़ टू बी अ ब्रॉडर विजन। तो उस वक्त मुझे लगा कि सिर्फ एमबीबीएस करना डॉक्टर के लिए ज़रूरी नहीं होता। डॉक्टर को बहुत सारे और काम करने होते हैं। डॉक्टर को ये भी देखना होता है पेशेंट सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। डॉक्टर को ये भी देखना होता है कि कौन सा कंसल्टेंट किस वक्त आएगा। डॉक्टर को पूरी की पूरी टीम्स को बनाना होता है, ये कार्डियोलॉजी की टीम है, ये उसकी टीम है, पता नहीं क्या क्या करना होता है उसको, और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। और वो भी यहाँ पे रहते हुए तो खुद से ही जाहिर बात है और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और हाँ, और दूसरे ये कि अगर आप नाज़माबाद का एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, फिर आप क्लिफ्टन का एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, फिर आप तो ये एक बड़ी लर्निंग एक्सरसाइज थी। हालांकि हम बहुत यंग थे, मेरे हस्बैंड भी यंग से थे, लेकिन हम दोनों ने एमबीए में दाखिला ले लिया। बिल्कुल एमबीए हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एमबीए उस वक्त बिल्कुल नई चीज़ थी। नोबडी यूज्ड टू कंसिडर इट इम्पॉर्टेंट। उनको लगता था कि पता नहीं एमबीए का तो मतलब एमबीए होता है, एमबीए का मतलब तो मार्केटिंग होता है या मैनेजमेंट होता है या एचआर होता है या फाइनेंस एंड अकाउंटिंग होता है। उनकी नज़र में सिवाय इसके नहीं। जब एमबीए करना शुरू किया, पूरे 2 साल का एमबीए प्रॉपर, दोबारा से बच्चे बन गए ना, मतलब 5 साल वो थे, उसके बाद दोबारा से। तो जब हमने वो एमबीए किया तो हमें पता चला अकाउंटिंग भी कुछ होती है, हेल्थ केयर अकाउंटिंग भी होती है, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग भी होती है, हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स भी होती है, हेल्थ केयर स्टैट्स भी होती है, बायोस्टैट्स जिसको कहते हैं, उसके अलावा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके अलावा रिसर्च, उसके अलावा हेल्थ केयर मार्केटिंग, हेल्थ केयर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इतनी सारी चीज़ें हेल्थ केयर में हो सकती हैं कि लगा अब तक कुछ भी नहीं किया था। अब तक सिर्फ मरीज देखना आया था कि ये मरीज है और इसका ये इलाज है। लेकिन डॉक्टर का तो क्या काम होते हैं। अब आप मुझे बताएं, WHO में जो लोग बैठे हुए हैं, यूनिसेफ में या UNO में जो बैठे हुए हैं, जो हेल्थ केयर इन ऑर्गेनाइजेशन पे बैठे हुए हैं, वो मरीज तो नहीं देख रहे ना, लेकिन मरीज कैसे देखे जाते हैं वो तो है ना, उनको पता है एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। इस पूरी पॉपुलेशन में अगर मैं आपको यहाँ की बात करूँ, अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, इस एरिया के सोशल और हेल्थ केयर मसाइल फ़र्क हैं। आप उस साइड पे चले जाएं, पुल के उस पार चले जाएं तो वो फ़र्क है। तो ये सब चीज़ें एपिडेमियोलॉजी में आती हैं कि पॉपुलेशन की स्टडी। और हर शहर में, खासतौर पे कराची जैसा शहर जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी हो, इस शहर के अंदर इतने शहर हैं, इतने शहर हैं, इस शहर के अंदर हर जगह के मसाइल अलग है। मैंने डर्मेटोलॉजी क्लिनिक खोलना है तो मैं सोराबगोट में तो नहीं खोलूंगी ना, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि पूरी की पूरी के जो है नीड एनालिसिस करनी आनी चाहिए ना मुझे। और उसके बाद तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस जगह कौन सी स्पेशलिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। ये पूरा एक मैकेनिज्म होता है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। हेल्थ केयर का इकोसिस्टम सिर्फ डॉक्टर और मरीज का नहीं होता, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनीज, NGOs, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। क्यों हम मल्टीप्लाई करें अपनी सारी प्रॉब्लम्स। मतलब ये कि एक काम मैं कर रही हूँ तो उसी एरिया में अगर 4 NGOs बैठी हुई हैं, वो भी वही काम कर रही हैं, तो हम सब अलग अलग पॉकेट्स में क्यों कर रहे हैं? हम एक साथ मिलके ज़्यादा पॉपुलेशन को क्यों नहीं कवर कर रहे हैं? ये सब भी विजन से होता है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह MBA करने के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया, GSK में काम किया। उसके अलावा फिर उसके बाद GSK में मुझे मौका मिला कि उन्होंने कहा कि हम कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स TV पे करते हैं। तो उस ज़माने में ARY डिजिटल होता था, उस ज़माने में ARY पे कुछ शोज़ किए। और जब अवेयरनेस फैलाना शुरू हुई तो एहसास हुआ ये तो एजुकेशन है, ये तो हेल्थ केयर एजुकेशन जो है, इसका मतलब मैं सब्जेक्ट्स की बात नहीं करी, हेल्थ केयर एजुकेशन का मतलब अवेयरनेस।
पॉपुलेशन को अवेयर करना तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग एक तो एक और कहानी पता चलना शुरू हुई। तो उसके बाद जीएसके में काम किया, एक एनजीओ में काम किया, सब काम करने के बाद अपनी प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद सोचा कि एजुकेशन को बढ़ाया जाए। और उसके बाद फिर मैंने एमफिल में दाखिला लिया। ठीक है, फिर मैं एजुकेशन में आ गई, बिल्कुल हार्डकोर एजुकेशन। फिर मैंने एमफिल किया बिजनेस मैनेजमेंट में, लेकिन क्योंकि उसमें हेल्थ केयर मैनेजमेंट उस वक्त था नहीं, लेकिन मैंने पूरी रिसर्च जो की वो हेल्थ केयर पे की, सिस्टम्स पे की। बताया कि ये बच्चा 2 साल की डिग्री करने से पहले इसका ये मेंटल एक्यूमेंट था, इसकी नॉलेज का लेवल ये था। 2 साल हमने इसको पढ़ाया, इसको रिसर्च कराई। उसके बाद हमने वही उसकी जब एनालिसिस की लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में, तो पता चला कि भाई वो तो बहुत इम्प्रूव हुआ है। ये अवेयरनेस इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि मैंने उसी को आगे बढ़ाते हुए पीएचडी में एडमिशन ले लिया। एमफिल किया 2015 में, फिर पीएचडी का सफ़र शुरू हुआ। दैट वाज वेरी पीएचडी फ्रॉम डॉ हो गया कहाँ? नहीं, पीएचडी मैंने जो यहाँ पर हमारा एक इंस्टीट्यूट था वहाँ से, जहाँ पर मैं एमबीए कर रही थी और जहाँ मैं एजुकेशन में थी, वहाँ पर से मैंने पीएचडी के साथ एक अच्छी बात ये जो शायद लोगों को ज़्यादा ठीक से पता नहीं है, पीएचडी आप कहीं से भी करें, पीएचडी का जो थीसिस होता है ना वो मुल्क से बाहर जाता है। उसको इंटरनेशनली 2 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं हाँ दिस थीसिस क्वालिफाइज फॉर अ पीएचडी मतलब डिग्री। और वो फिर वापस आती है हमारी हायर एजुकेशन कमीशन में, और हमारी हायर एजुकेशन कमीशन उसको एक्सेप्ट करती है। और वो किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, चाहे वो फैसलाबाद से हो, चाहे वो लाहौर से हो, चाहे कहीं से भी हो, लेकिन अप्रूव इंटरनेशनली होती है और एक्सेप्ट इन द एंड एचईसी में होती है। सो हम सारी के सारी पीएचडी कम्युनिटी पाकिस्तान कंट्री डायरेक्टरी पीसीडी में होते हैं। उसका फिर ज़्यादा फिर ये नहीं रहता कि आप कहाँ से थे, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते थे। बिल्कुल सही। और फिर जब चैलेंज आ रहा होगा कि जो साथ में काम करने वाले लोग थे, जो कुलीग्स थे, दोस्त थे ख़ास तौर पे, किस रास्ते पे चले गए हैं आप एमबीए, फिर हेल्थ केयर, जहाँ पे ना हेल्थ केयर का प्रॉपर बजट हो इस शहर के अंदर या मुल्क के अंदर, तो कहीं चैलेंज ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं गलत रास्ते पे कहीं जा रही हूँ? मैं आपको सही बता रही हूँ, आपने बिल्कुल सही, कैसे ना पल्स पे हाथ रख दिया आपने, कहीं दुखी ना हो जाऊँ मैं आपको बताते हुए कि जो है जिस वक्त मैं ये कर रही थी तो मुझे सच बात बताऊँ बहुत सारे रेजिस्टेंसेस आए। मुझे कहा कि यू आर अ डॉक्टर, यू शुड बी अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड यू शुड स्टार्ट अर्निंग मनी। और ये बहुत जेन्युइन सी बातें थी। मेरे पेरेंट्स भी मुझे कहते थे कि मतलब ये क्या, लेकिन पता नहीं क्यों एक फायर इन द बेली थी जिसको कहते हैं ना, एक कि जो है नहीं कुछ और करना है, कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है जो ज़्यादा लोग नहीं करते। अगर मैं भी उसी रैट रेस में लग जाऊंगी, और मैं भी तो 10,000 गायनेकोलॉजिस्ट ऑलरेडी हैं, 10,001वीं भी आ जाएगी मार्केट में। और बहुत कॉमन है ये बात, सब लोग अपनी जगह जाके हर कोने पे हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के अंदर आप ये चीज कर सकते हैं। कट आउट मुझे लोग कहते थे कि तुम तो गायनी में होती तो तुम बहुत पैसे कमाती। और ये बिल्कुल उलट कर देना कि एमबीए करके फिर उसके बाद आप एमफिल और हेल्थ केयर में घुस जाएं। और सोचें टीचर जो है वो कितना कमा लेता है, मतलब आप मुझे बताएं कि मैं क्या हो सकती थी, और मैंने इसको टीचिंग लाइन को किस तरह चुना और फिर मैंने उसको किया। उस दौरान मेरे बच्चे बड़े भी होते रहे, मतलब डोमेस्टिक चैलेंजेस भी बहुत सारे थे। ऐसा नहीं था कि मैं कोई अकेली बैठी हुई बस पढ़ाई कर रही थी, ऐसा नहीं था। नौकरी भी करती थी, बच्चे भी देखती थी। 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, बड़े बड़े बच्चे हैं, और उन तीनों को भी साथ साथ पढ़ा रही थी। उनके टीनेज चैलेंजेस भी शुरू हो गए थे, पढ़ाई भी चल रही थी, नौकरी भी चल रही थी, बच्चे भी चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था एक साथ। अभी अगर कोई मुझे ना, जब कोई लड़की आके कहती है मैडम मेरे पास टाइम नहीं है या कुछ हो ना, तो मैं पता है क्या कहती हूँ, कहती मुझे तो कोई ना बताए ये बात। सही बात है। मैं तो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। हकीकत है। और औरत जो है ना उसको पता ही नहीं है कि उसके वो कितना कुछ कर सकती है, उसकी कैपेसिटी। और आपने वो आयत तो सुनी होगी ना, ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि इसका मतलब ही यही है कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर उतनी बोझ नहीं डालता जितना वो सहा ना सके। सही बात। और दूसरा ये कि आप बस यकीन रखने वाले बने। मैं तो एक और आयत पे भी बहुत बिलीव करती हूँ, काला कल्ला इन्ना माया रब्बी सय्यादीन, और मुझे यकीन है कि मेरा रब मेरे साथ है, और मुझे यकीन है। अब सोचें द वर्ड यकीन, बस फिर तो आप फिर परेशानी की क्या बात है। बिल्कुल सही। छोटी मोटी हर्डल्स आएंगी, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, जो ये हर्डल्स होती है ना, ये कुछ अरसे बाद पता चलते वो हर्डल नहीं थी, वो तो
अगली पड़ाव के लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन था। मैंने तो ज़िंदगी में जब भी कोई तकलीफ़ उठाई है ना, उसके कुछ अरसे के बाद शानदार मैंने उसका फल भी पाया है। वाह, वमन तशाउना इल्ला इंशाअल्लाह का मतलब भी यही है कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर वो ना चाहे। तो अगर कुछ अल्लाह ताला आपसे करवा रहा है ना, तो और वो या आपको दिखा रहा है या थोड़ी सी आपको चैलेंज दे रहा है, तो वो टेस्ट कर रहा है। ज़बरदस्त, बिलीव हकीकत रखो। है। तो बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं, और ये यकीन कैसे आता है, और इस यकीन के बाद जब इसको हकीकत में कन्वर्ट होती है तो वो क्या चीज़ फल मिलते हैं। जाएगी नहीं, मुलाकात हो रही है ब्रेक के बाद, और हम इन सवालों के जवाब देंगे। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अस्मा फैसल, डीन है मैनेजमेंट साइंसेज की और डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड हेल्थ मैनेजमेंट की। सर, मैडम बहुत शुक्रिया, आपने इतनी ज़बरदस्त जर्नी खींची कि ट्रेडिशंस को ब्रेक किया। सबसे पहले ये बहुत मुश्किल काम होता है, अगेंस्ट द विंड जाना, कि जहाँ पे लोग MBA करना और फिर उसके बाद MPhil और PhD की साइड मूव कर जाना, हालांकि ऑलरेडी गायनी के अंदर आप काम करती रही हैं। ये एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना और एक्सेप्ट करने का उसको हासिल कर लेना, ये एतमाद कैसे आता है, ये एतमाद कैसे होता है कि हम आगे हमें बढ़ना है और हमें उस चीज़ को ना कन्वर्जन करने ही और लेकर आना है। और इस वक्त करेंटली आप क्योंकि ऊपर से हेड कर रही हैं, इसमें क्या चीज़ें चल रही हैं और किन नई चीज़ों के ऊपर आजकल काम हो रहा है? थैंक यू सो मच। आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और मैं चाह भी रही थी कि ये सवाल आए। अगर आप ये नहीं भी लाते तो मैं बीच में खुद ही ले आती, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा किया कि ये जो एतमाद वाली जो बात है ना, शायद मैं आपको इस बात करते हुए शायद मैं आपको कंजर्वेटिव लगूं। कंजर्वेटिव लगने का मतलब है कि शायद आपको ये लगेगा कि ये तो बड़ी स्टीरियोटिपिकल बातें कर रही हैं, ये तो सब कहते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरी जो वो है जर्नी, उसमें जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो है उस ग्रैटिट्यूड का कि जो मेरे पास है उसका शुक्र, और जो मेरे पास नहीं है उस पर सब्र। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कहने में तो लगता है कि ये सिर्फ कह रही हैं, ये चूँकि अच्छा लगता है ये कहना, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा ही है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं करूँगी, कि ये बहुत मुश्किल होता है किसी तकलीफ़ पर सब्र शुक्र करना, और ये सोचना कि ये तकलीफ़ इसलिए आई है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सही बात। ये बहुत मुश्किल काम है, एक्चुअली ये नामुमकिन काम है। ये नॉर्मल इंसान के लिए नामुमकिन है। मैं भी नॉर्मल थी, बहुत मुश्किल होती थी मुझे, हर्डल्स आते थे। आपका ख्याल में कोई आसान होता है पढ़ना, बच्चों सब फैमिली के साथ, और इतनी रिसर्च करना, और PhD, दिस इज़ द हाईएस्ट डिग्री, मतलब इट इज़ नॉट ईजी। इट वॉज मैंने शायद MBBS भी आसानी से कर लिया, माँ बाप के पास ये वो। शायद मैंने MBA भी इतना मुश्किल से नहीं किया, लेकिन MPhil PhD मेरी बहुत टफ थी। मगर मैंने भी, जैसे कहते हैं ना, सर पे कफन बांध दिया था, जैसे कहते हैं ना भाई, मैंने करके दम लेना है, और उतने ही टाइम में करना है जितने लीस्ट पॉसिबल टाइम अलाउड होता है, उसमें करना है। रिसर्च भी करनी है और नौकरी के साथ करनी है। तो ये एतमाद से ही हुआ। उसके बाद ना उस दिन मेरी कुछ लोगों ने मेरी दावत की, मेरी प्रमोशंस के ऊपर, और डिफरेंट लोगों ने दावत की, तो उसमें बहुत सारे मेरे पुराने कॉलीग्स को बुलाया। वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। तो उनमें से एक कॉलीग ने एक बड़ी अच्छी बात की कि 2014 में जब मैं डॉक्टर आसमा से मिला था, तो उसमें बड़ी खुश हुई। उसने कहा कि 2014 में जब डॉक्टर आसमा से मिला था, तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में ना कुछ दुआएं बताई थी। वो दुआएं मेरे लिए ट्रांसफॉर्मिंग थी, वो आज भी मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने उसे कोई दुआएं बताई थी, लेकिन उसने जो मुझे दुआएं बताई, कैन यू बिलीव कि वो दुआएं मैं आज भी पढ़ती हूँ। वो दुआएं 32 साल से मैं पढ़ती हूँ, और मुझे उन दुआओं का मतलब पता है। मैं सिर्फ ऐसे करके नहीं पढ़ती, हाँ, मैं तोते की तरह नहीं पढ़ती। सही। मुझे पता है काला ला तखाफ इन्नी माँ को मासमा उवारा का क्या मतलब है, मुझे पता है इसका क्या मतलब है। मुझे पता है कि जो है, जब मैं पढ़ती हूँ कि ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इसका मतलब है कि अल्लाह बस वो, उसका मुझे दुआ इस्तिखारा याद है, और उसका मतलब भी याद है कि कि तू जानता है मैं नहीं जानता, मेरे लिए जो भी फैसला करना, फिर मुझे उस पर राज़ी करना। मतलब आप सोचें, राज़ी का वर्ड बहुत मुश्किल होता है, राज़ी नहीं होता इंसान।
कहीं ना आपके ऊपर कहीं कोई याद है, राजी नहीं होता इंसान, रोने धोने मचाए हुए होते सही हैं। बात। ये बड़े मुश्किल की, बड़े उसकी बात है। तो यकीनन किसी ने तो दुआ की है मेरे लिए, सही किसी ने तो दुआ की है कि अल्लाह ताला मुश्किलें आए मगर इसको स्टेडफास्ट रखना। सही बात है। मुश्किलें आए तो वो मेरी माँ ही होंगी, और हकीकत कौन है, दुआ कर रहा होगा मेरे लिए? बिल्कुल। वो मेरी माँ ही दुआ कर रही होगी। तो मेरी बड़ों माँ की ने है। जो, और वो जो है, वो उसकी दुआ पर ऐसा यकीन है, बस अम्मी ने दुआ कर दी। अमेरिका में बैठी मैं पोस्ट डॉक करने में अमेरिका गई, साल भर वहाँ भी रही, तीनों बच्चे यहाँ छोड़े हुए थे। सब कुछ कोई आसान काम नहीं था, अकेले अमेरिका जैसे शहर में और रहना। तो जो है बच्चों की तरह अम्मी को फ़ोन करके, 3 बच्चों की अम्मा अपनी अम्मा को फ़ोन करके कह रही है कि अम्मी प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हाँ हाँ बेटा फिक्र ना कर, सदका दे दिया हो गया। एंड यू नो, ओ बस दैट्स इट। उसके बाद लड़ मर जाती थी, लड़ जाती थी। वाह। मतलब ये कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जो है एक शहर और दूसरे शहर में 8 घंटे का फासला है, और मैं अकेली गाड़ी चला के 8 घंटे जाऊंगी, वो भी लेफ्ट हैंड साइड की गाड़ी। मतलब कुछ देर तो गाड़ी में बैठ के ये सोचती थी कि अच्छा गियर इधर से लगाना होता है, अच्छा ये इधर से बदलना होता है। तो 10 मिनट गाड़ी को समझती थी कि मुझे इतना लंबा सफ़र तय करना है। वो सब कैसे हो गया, मतलब कैसे हो गया? एयरपोर्ट पे खड़ी सोच रही हूँ कि गाड़ी रेंट कैसे करते हैं, बैठते कैसे हैं, मैप कैसे लगाते हैं। मतलब ये सब चीज़ें मैंने खुद उस खुदा के तवक्कुल पे की। लोग सिरी पे तवक्कुल करते हैं, ये इसकी जो एलेक्सा और सिरी पर, मैं कहती थी अल्लाह मियाँ ये एलेक्सा जो है वह मुझे धोखा दे सकती है, लेकिन अल्लाह मियाँ तू देख रहा है बस मुझे। एंड यू नो, एक दुआ जो है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो है ना, एक वो है वक़फ़ा बिल्लाह वलियुम वक़फ़ा बिल्लाह नसीरा, और खुदा तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। अच्छा, बेहतरीन दोस्त की इंग्लिश क्या होती है? बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड से आप कैसे बात करते हैं? बिल्कुल कैजुअली, ऐसे कि बस कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। लड़ाई भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं, और गिला भी करते हैं, फिर मनाते भी हैं उसको। तो अगर आप, जब उसने खुद कुरान में कह दिया है आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो आप उससे बातें किया करें। सही। आप उससे बात किया करें, आप उससे गिला भी कर सकते हैं, फिर माफ़ी भी मांग लें। आप उससे कहें यार अल्लाह में क्यों हुआ, फिर अल्लाह में तू सब्र दे। हम अपने दोस्त से जैसे होते हैं ना, हम उससे नाराज़ तो नहीं रह सकते ना। तो आप उसको वक़फ़ा बिल्लाह वलियुम वक़फ़ा बिल्लाह नसीरा समझें। आप उसे समझ के तो देखें ना। बहुत खूबसूरत। और हाँ, तो आप उससे बातें करें, वो आपसे बातें करेगा। और हकीकत है ये बात। आप मुश्किल में फंसते हैं, आप इवन डिसीजन ले रहे होते हैं, लाइक अभी आपको जो आपका प्लान चल रहा है उसके अंदर आप कहीं स्टक होते हैं, या आपको कोई चैलेंज आता है, तो आप हेल्प मांगते हैं और आप कहते हैं रास्ता निकाल दो, और ऐसे निकलता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी बच्ची को ना एक काम सिखाया। मैंने उसको बोला कि बेटा जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। तो वो मुझे, छोटी सी थी, वो मुझे कहती थी मम्मा उस दिन हमारी फ़्लाइट मिस हो गई, उसमें क्या अच्छा था? तो मैंने कहा कि बेटा सोचो, कुछ अच्छा था, शायद अल्लाह ने हमसे यहाँ कोई काम लेना था, या हो सकता है उस फ्लाइट वो स्टक हो जाती, वो कहीं रुक जाती। क्या मामा वो तो रुकी ही नहीं, वो तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गई। अब बच्चे को कैसे समझाया जाए? नहीं बेटा अल्लाह मियाँ ने मुझसे यहाँ काम लेना था। अच्छा मामा वो फलानी का उसमें एडमिशन नहीं हुआ, उसमें क्या? अच्छा अल्लाह मियाँ ने उससे कुछ और पढ़वाना है। सो आप अपने आप को टेम करें, अपने आप को सिखाएं कि जो बुरा हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। जैसे लोगों की नौकरी चली जाती है, बहुत बुरा दिन आ जाते हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, कुछ अच्छे के लिए ही होता है। वो हो सकता है उस नौकरी में ज़्यादा बुरा होने वाला था। हकीकत है, और ये बात फैक्ट है। एक्सीडेंट हो जाए बेटा, हो सकता है आगे बड़ा होने वाला था, ये छोटे मोटी गाड़ी के नुकसान से हो जाए। आप अपने आप को यकीन दिलाएं, तो फिर पता है वो जो आपने एक फिल्म देखी है ना, वो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो वो कहते हैं तो क्या सब ठीक हो जाता है? तो कहते हैं नहीं, झेलने का आपकी स्ट्रेंथ आ जाती है। तो जब आप ये सोच लेते हैं ना कि ये जो चैलेंज अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने रखा है, तो ये चैलेंज इसलिए रखा होता है कि वो हमें या तो किसी बड़े चैलेंज के लिए तैयार करने के लिए कर रहा होता है, या फिर उससे अच्छा कुछ देना होता है उसने। बस यू हैव टू बिलीव। ट्रू, ऐसा ही अंधा है तुम्हारा। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ज़बरदस्त। हमारी बड़ी अच्छी बातें जा रही हैं मिस के साथ। हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने के बाद संगे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चैलेंजेस हैं। उस चैलेंजेस के साथ हेल्थ केयर के अंदर हमारी क्या एडवांसमेंट चल रही है, जाएगा नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर आसमा फैसल। डॉक्टर, आपने बड़ी ज़बरदस्त यकीन वाली साइड खींची। इस वक्त करंटली पाकिस्तान के अंदर कहते हैं कि हेल्थ केयर का सिस्टम जो है वो बहुत स्लो एडवांस पेस के ऊपर चल रहा है। अब वो कैसे एडवांसमेंट वहाँ पर आएगी, किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट होगी, बड़ा क्वेश्चनेबल साइड है जो कि आवाम के अंदर ना हमेशा रहती है। तो इस वक्त करंटली पब्लिक और प्राइवेट साइड के ऊपर कौन सी चीज़ें हैं जो सिस्टम्स के अंदर रन हो रही हैं? देखिए, एक तो ये कि आपको पता है कि ये डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है ये प्रॉब्ली द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर यूनिवर्सिटी है और बहुत ही मॉडर्न यूनिवर्सिटी, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन है। इनके जो वाइस चांसलर हैं उनका विजन इतना ब्रॉड है कि अब शायद हम टीम जो है उनके साथ कोप अप करने में हमें थोड़ा चैलेंज होता है, लेकिन हम वी आर लकी टू हैव दिस टाइप ऑफ टीम। अब पब्लिक सेक्टर के पास जो होता है वो पब्लिक की जिम्मेदारी होती है। अब देखें, अगर मैं सिंध की बात करूं, ये यूनिवर्सिटी सिंध में तो बहुत सारे अजला हैं, 30, 35, 40 अजला हैं और वो बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज़ में छोटी छोटी जगहों पर हैं। वहाँ तक हम अपनी सर्विसेज कैसे पहुँचाएँ? तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द सर्विसेज विच डाउ यूनिवर्सिटी इज़ ऑलरेडी ऑफरिंग, कितने सारे कॉलेजेस हैं, कितने सारे हॉस्पिटल्स हैं और कितने सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ का हॉस्पिटल है, डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है। उसके अलावा बहुत सारी और हमारी सर्विसेज हैं, लैब्स हैं, हमारी कैंसर केयर सेंटर है, कार्डियोलॉजी, चेस्ट डिजीज, बहुत सारी सर्विसेज हमारी, लेकिन हम उनको दूर तक पहुंचाने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। तो हमारे पास टेली हेल्थ मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है वो हमने कोविड के दिनों में स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने 1500 डॉक्टर्स जो हैं वो ट्रेन की थी। उनका नाम रखा था हमने ई डॉक्टर, ठीक है। अब वो ई डॉक्टर्स हैं वो हमने ट्रेन की थी ऑनलाइन। तो आप सोचें कि उस वक्त तो सबको ऑनलाइन ही हम अस्पतालों में तो जा नहीं सक रहे थे ना। आपकी सोच है कि कितना बड़ा वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। अब उसी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का हम ई डॉक्टर 2.0, वो 1.0 था, अब हम 2.0 लेकर आए। अब हम उन बच्चियों को जो कि घरों में बैठी हुई थी, MBBS डॉक्टर हैं, PMDC क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है, सब कुछ ठीक है, लेकिन शादी के बाद घर में बैठ गई, जिम्मेदारियां, बच्चे, फैमिली, उनकी वजह से वो आ नहीं पा रही। 30,000 के करीब डॉक्टर, उनको वापस लाना है ना मेन स्ट्रीम में, आना भी चाहती हैं वो, लेकिन उनको लग रहा है 5 साल का गैप हो गया, 6 साल का, शायद हम वो नहीं है, हम उनको ऑनलाइन ट्रेन करते हैं। जब वो ट्रेन हो जाती हैं फिर हम उनको ऑफर करते हैं कि आप हमारे पास ऑब्जर्वरशिप के लिए आएँ, हमारे साथ डॉक्टर्स के साथ बैठें, जहाँ हम उनको अस्पताल में बिठाते हैं, हमारे सैटेलाइट क्लिनिक्स हैं उधर बिठाते हैं, अगर कोई सिंध की डॉक्टर है हम उसको उधर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर वो हमारे साथ ऑब्जर्वरशिप्स करती हैं। उसके बाद वो रेडी हो जाती हैं, क्योंकि वो PMDC तो है उनके पास, MBBS भी है, या तो वो अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन अगर वो अपने घर में रह के करना चाहती हैं तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस करती हैं। और उसके बाद नेटवर्क हमने ऐसा अच्छा सा बनाया हुआ है कि अगर फ़र्ज़ करें उनको लगता है कि ये पेशेंट हमसे नज़ला ज़ुकाम या जो कुछ भी बच्चे के बारे में पूछ रहा है या औरत के बारे में पूछ रहा है, अगर फ़र्ज़ करें उसको ऐसा लग रहा है कि इसको कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए, तो उसको फटाफट रेफ़र भी कर देती हैं कि तुम वहाँ जाओ। सो ये एक नेटवर्क टेली हेल्थ मैनेजमेंट का हम लोग बहुत डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड हेल्थ मैनेजमेट अब इसको टेक ओवर भी कर रहा है। उसके अलावा हमारा फैमिली मेडिसिन का डिपार्टमेंट इसमें बहुत ही फुली इन्वॉल्व है। ये उसके अलावा हमारा जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट का जो ये है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट का मतलब है हमारे पास डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, लेकिन ये मैनेज कर रहे हैं पूरे सिस्टम्स को, ये मैनेज कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स को पढ़ा रहे होते हैं, हम यहाँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज कर रहे होते हैं, यहाँ हम डिजिटल हेल्थ के कोर्सेज करा रहे होते हैं, हम उन डॉक्टर्स को फर्दर ग्रूम कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए ग्रूम कर रहे हैं जो चीज़ें शायद उनके मेडिकल के करिकुलम में नहीं थी। मार्केटिंग मैनेजमेंट तो ज़्यादातर 5 साल पहले तो था भी नहीं ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, और उसके अलावा ये सब चीज़ें उनको आनी चाहिए, डॉक्टर को पता होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है डॉक्टर को पता होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें। तो डॉक्टर्स के लिए ये हम नॉन डिग्री डिप्लोमास प्रोग्राम भी ऑफ़र कर रहे होते हैं हम डॉक्टर्स के लिए, और नर्सेज, फार्मासिस्ट, सब के लिए हम जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एक तो ये है हमारा, दूसरा ये कि इन बच्चों को मुझे ये बताना है कि जिन बच्चों को MD-CAT में वो क्वालिफाई नहीं करते, वो जो 5-7 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए जो जिनको वो एम कर रहे होते हैं उसमें उनका नहीं होता, तो उन बच्चियों और बच्चों को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आज आप तुम देखो, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ ना, क्या कर रही हूँ इस वक्त मैं टीच कर रही हूँ ना, मैं टीचर हूँ, मैं सिस्टम्स को संभाल रही हूँ, मैं बहुत सारे और ऐसे काम कर रही हूँ जो मरीज देखने के अलावा हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है, क्या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ क्या?
मेरी जर्नी टफ है जो भी है, लेकिन मेरी इस जर्नी में सक्सेस स्टोरीज भी तो है ना। तो आप लोग इसको ये मत सोचें कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हाँ। ठीक है, जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ उस ज़माने में इतने ऑप्शंस नहीं थे। अब तो बेटा आप लोगों के पास हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, आप MS BS कर सकते हो, उसमें MS कर सकते हो, वो नहीं तो आप मेडिकल टेक्नोलॉजी कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी, ये भी सब दाव में है। बायोटेक्नोलॉजी करो, पब्लिक हेल्थ करो, उसके अलावा जो है फार्मेसी करो, फिजियोथेरेपी करो, हज़ारों चीज़ें हैं। आप डेंटिस्ट्री करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। तो आप इसको क्यों समझते हो कि अगर नहीं हुआ तो अब क्या होगा, फिर हम दूसरे साल फिर दे रहे हैं और फिर वो नहीं हो रहा, फिर दे रहे हैं। डिप्रेशन है, पेरेंट्स की डिप्रेशन है। आप बेटा ऐसी चीज़ करो, डेटा एनालिटिक्स में जाओ। अब 5 साल बाद जब तुम लोग पास होगे, अगर MBBS में हो भी जाता है तो 5 साल के बाद दुनिया और डिफरेंट होगी। ट्रू, ऐसा ही है। हो सकता है जो आज तुमको हम पढ़ा रहे हैं वो 5 साल के बाद तुमको लगे यार इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो तुम लोग अभी से 4 विजन डेवलप करो, अपना विजन डेवलप करो, अपना मिशन विजन बनाओ कि 5 साल के बाद जिस दुनिया को जो चाहिए होगा, मुझे आज उस पर काम करना है। ऐसा ही है। आज तुमने उस पर काम किया, तभी जाके तुम 5 साल के बाद एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनोगे। लॉयर बनो भाई, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि लॉ कितना वो आगे जाएगा। फार्मासिस्ट बनो, बाहर मुल्कों में तो फार्मासिस्ट के बगैर आप मरीज को देख ही नहीं सकते, डॉक्टर देख ही नहीं सकता। इट हैज़ टू बी अ नर्स, फार्मासिस्ट एंड अ डॉक्टर्स ट्रायड। तो आप जो है नर्सिंग में जाओ, आपको बहुत सारे रास्ते हैं, अपने आप को पुश कर सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, उन रास्तों पे लेके जाकर। डेटा एंड हाँ, और इतना डिजिटलाइजेशन है, सब कुछ है। अब बच्चे को बहुत अलग से सोचना है। साइंटिस्ट बनो, वैक्सीन्स बनाओ, कैंसर की क्योर निकालो भाई। वही मरीज को कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी देने के लिए फिर एक डॉक्टर। तो अगर आपको अल्लाह ने MBBS के लिए या BDS के लिए नहीं चुना, तो अल्लाह ने आपको किसी बहुत अच्छी चीज़ के लिए चुन लिया है। व्हाई डोंट यू थिंक इन दैट टर्म्स? मतलब उस लेंस से क्यों नहीं देखते कि कुछ नहीं हुआ तो कुछ सोचा ही तो होगा ना। आप दुनिया में ऐसे ही तो नहीं आ गए ना। तो ये मेरी एक बच्चों के लिए मेरा मैसेज। बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का डॉक्टर अस्मा। आप अमीन, ये बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलती है जब बच्चों को, जब वो किसी लीडर को देखते हैं और वो प्रैक्टिकली वो ये काम करके ऊपर आ गया। तो बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का मेरे सफ़र के लिए। अगर हम मेहनत करें तो रास्ते खुद आपको अपनी जगह देते हैं और आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और वो खुद आपको एक रोशनी दिखाते हैं जो आपको सक करती है उस साइड के ऊपर, जहाँ पे आप नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। इसलिए कभी भी एक्सप्लोर करना रोकें नहीं और मुस्तकिल आगे बढ़ते रहें। उस रोशनी के अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो आपकी रोशनी छुपी हुई है। तो जाइए, रुकिएगा नहीं और इजाज़त दीजिए। डॉक्टर मोहसिन कामयाबी के सफ़र से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।